गैस अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पीएचपी को आप लोग रन कर सकते हो। हमने एक्चुअली फाइल्स बनाई थी और पीएचपी को हमने एग्जीक्यूट किया था। अगर मैं आप लोगों को वीएस कोड दिखाऊं तो हमने ये दो फाइल्स बनाई थी, एक फाइल को डायरेक्टरी के अंदर डाला था और उसके बाद हमने टेस्ट भी किया था इनको रन करके और इनका सोर्स देखा था कि क्या इनका सोर्स आ रहा है। आइडियली ये चीज़ HTML रहेगी, लेकिन फॉर नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम लोग सिर्फ टेस्टिंग कर रहे थे, हेलो वर्ल्ड लिख रहे थे और हेलो वर्ल्ड लिख के देख रहे थे कि जो चीज़ हम चाहते हैं लाना अपने यहाँ पर वो आ रही है कि नहीं, यानी कि इसके सोर्स कोड की जगह पर। यहाँ पर मैं एक स्टेप बैक लेना चाहूँगा और आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि जो वेबसाइट्स हैं, फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह, ये सब किस तरह से काम करता है, ठीक है। और बहुत जल्दी से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये प्लेलिस्ट आपने अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो आप लोग इसको एक्सेस करें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लें ताकि ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाए। इसमें मैं वीडियोज़ डालूंगा और आप लोगों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। चलो बढ़िया। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट किस तरह काम करती है। मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा PHP.net का, ठीक है। PHP.net का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। जैसे ही मैंने यहाँ PHP.net कहा, मैंने अपने ब्राउज़र को एक कमांड दिया, PHP.net एंटर मार के मैंने अपने ब्राउज़र को एक कमांड दिया। मैंने कहा ब्राउज़र यानी कि क्रोम ब्राउज़र मेरे लिए एक काम करो, मेरे लिए PHP.net का कंटेंट लेकर आओ। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि PHP.net का कंटेंट किस IP पर है, उस IP पर मौजूद सर्वर तक पहुंचेगा। उस सर्वर से कहेगा कि भाई PHP.net मंगाने को बोला गया है मुझसे, मुझे वो फाइल्स दे दो जो कि तुमको डिस्प्ले कराने में चाहिए होंगी। तो वो क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूशन करके फाइनली क्या करेगा, ये फाइल्स जो है आपको दे देगा और वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। आप लोग देख सकते हो ये HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप लोगों को नहीं मालूम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि HTML इतनी सिंपल है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये सारा का सारा कंटेंट कुछ इस तरह से HTML में रैप होके आता है। उसी के साथ साथ कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, आप लोग देखो यहाँ पर। ये कॉम्प्रेस्ड जावास्क्रिप्ट है, एक्चुअली ये jQuery है कॉम्प्रेस्ड, तो उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें आप। उसी के साथ साथ ऊपर अगर आप लोग जाओ तो कुछ इमेजेस वगैरह भी दिख सकती हैं आपको। अब यहाँ पर देखो ये feed.php करके इन्होंने एक फ़ाइल बनाई है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो कई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इन्होंने PHP फाइल्स बनाई हैं, इन्होंने फिर थीम medium.css कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर जो है CSS फाइल्स के तौर पे डाल रखी हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने इन फाइल्स को अभी देखा। ये फाइल्स सर्व होती हैं हमारे ब्राउज़र को और फिर हमारे ब्राउज़र की जिम्मेदारी होती है वो इसको इस तरह से डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा और जो है इस चीज़ को डीप डाइव करके देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपने PHP में वापस आकर उसको डिटेल में देखेंगे। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो है ये तीन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो कभी भी कोई वेबसाइट आप लोगों को बिल्ड करनी है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीज़ें चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि आर यू किडिंग मी और व्हाट, PHP नहीं चाहिए क्या PHP की ज़रूरत नहीं है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि PHP की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपकी वेबसाइट कॉम्प्लेक्स होगी, आप कुछ सर्वर साइट पे प्रोसेसिंग करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि सर्वर साइट पे आप किसी दूसरी वेबसाइट से डेटा पुल करें, तो आप लोग ऑब्वियसली कुछ अपना एग्जीक्यूशन करना चाहेंगे सर्वर पे। वो एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, आप लोग को PHP की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए बैकएंड का काम जो है ये होता है कि बैकएंड में वो इन तीनों को जनरेट करने में मदद करता है। अब जैसे मान लो आपके पास एक ब्लॉग है, उसके कंटेंट, उसमें आपके पास 1000 ब्लॉग पोस्ट हैं। उन 1000 ब्लॉग पोस्ट को आपने डेटाबेस में स्टोर करके रखा हुआ है। अब क्या हुआ कि आप चाहते हो कि जैसे ही उस ब्लॉग पोस्ट का मान लो एक नाम दिया है आपने, जैसे मान लो जावास्क्रिप्ट दिया है आपने, एक ब्लॉग पोस्ट का नाम, एक CSS ट्यूटोरियल दिया है, एक ब्लॉग पोस्ट का नाम, एक ब्लॉग पोस्ट का नाम आपने HTML ट्यूटोरियल दिया है। आप चाहते हो codewithharry.com/HTML ट्यूटोरियल करके आपको HTML का ट्यूटोरियल दिख जाए सारा। तो ये करने के लिए आप अपनी PHP लिखोगे, PHP में आप उस डेटाबेस से डेटा पुल करने की स्क्रिप्ट को लिखोगे और उसी के साथ साथ आप क्या करोगे, आप सेंड कर दोगे एज अ रिस्पॉन्स HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन, और वो HTML में रैप्ड होगी। तो ये चीज़ हम देखेंगे कैसे करना है। लेकिन फाइनली जो फाइनल आउटपुट जो भेजा जाएगा एज अ रिस्पॉन्स, वो भेजा जाएगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली HTML के अंदर कुछ इमेजेस हो सकती हैं, इमेज फाइल्स हो सकती हैं और
हो सकता है कोई डाउनलोडेबल पीडीएफ फाइल्स हों, और भी कई तरह की फाइल्स हो सकती हैं, टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं, कुछ EXE फाइल्स डाउनलोड करने के लिंक्स हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है एम्बेड करके भेजी जा सकती हैं। अब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने कार बनाई हुई है। एक कार की तस्वीर मैंने यहाँ पर ले रखी है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो मेटालिक बॉडी है कार की, दूसरी अगर हम बात करें तो वो डिज़ाइन है, किसी ने दिमाग लगाया होगा कि ये जो इसकी लाइट है उसको इतना लंबा काटना है, इतना चौड़ा रखना है, पहियों का डायमीटर इतना, इसकी लेंथ इतना, ये सब चीज़ें किसी ने दिमाग लगाया होगा। और उसी के साथ साथ किसी ने इंजन भी बनाया होगा इसका, जिसकी वजह से गाड़ी एक्चुअल में चलती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आप लोग चाहेंगे कि आपकी एक वेबसाइट में रहें। अब यहाँ पर ये जो गाड़ी है इसको मैं वेबसाइट से इसकी तुलना करता हूँ, ठीक है। जो मेटालिक बॉडी है वो HTML है, जो कलर डिज़ाइन और ये जो डेकोरेशन है वो CSS होती है, और जो लॉजिक होता है वो जावास्क्रिप्ट होती है, यानी कि इंजन जावास्क्रिप्ट है। उसी तरह वेबसाइट में HTML जो होता है वो क्या चीज़ कहाँ पर लिख कर आनी चाहिए, कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए और क्या लिख कर आना चाहिए, ये सब HTML करता है। CSS क्या करता है, डिज़ाइनिंग करता है, किस कलर का टेक्स्ट आएगा, बैकग्राउंड में क्या कलर रहेगा, क्या कोई बैकग्राउंड इमेज रहेगी या नहीं रहेगी, वो सारी चीज़ें CSS करता है। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट इंजन, यानी कि आपका जो जैसे मान लो आप किसी बटन पे क्लिक करने पर एक अलर्ट बॉक्स देखना चाहते हो, यानी कि इवेंट लिसनर्स, वो सारी चीज़ें आप जो जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आप चाहते हो कि अगर किसी ने राइट क्लिक किया या ड्रैग किया किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर तो कुछ होना चाहिए, तो वो सब जावास्क्रिप्ट हैंडल करती है, ठीक है। तो ये था हमारा एक फ्रेंडली एग्जाम्पल। अब वेबसाइट जो कि मैंने बात बताई कि वेबसाइट कैसे काम करती है, इसको ज़रा जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक क्लाइंट होगा, उसके बाद अपना लैपटॉप होगा। क्लाइंट अपने लैपटॉप से एक वेबसाइट रिक्वेस्ट करेगा, वेब सर्वर के पास जाएगा, बोलेगा मुझे www.google.com दे दो, ठीक है। एक बार वो ऐसे बोलेगा तो रिक्वेस्ट जाएगी उस सर्वर के ऊपर, उस सर्वर में PHP होगी, वो एग्जीक्यूट करके जिस भी तरह से जो भी उसने रिक्वेस्ट करा है उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से एग्जीक्यूट करके कुछ आउटपुट निकालेगी, और वो आउटपुट होगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, और वो इस आउटपुट को सेंड कर देगी रिस्पॉन्स के तौर पे। तो PHP का क्या काम हुआ, PHP ने एक्चुअली ये 3 जनरेट करी, लेकिन क्या PHP फाइल गई वापस रिस्पॉन्स के साथ, नहीं, एज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स PHP नहीं गई क्लाइंट के पास। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, उसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये 3 चीज़ें दी जाएंगी, और ये 3 चीज़ें जनरेट की जाएंगी वेब सर्वर के द्वारा, यानी कि PHP के द्वारा। आई होप कि समझ गए होंगे आप, नहीं भी समझे हो तो हम आगे करेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर ये जो PHP है ये आपकी कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकती थी बैकएंड की, Node.js हो सकती है, Django हो सकती है, पाइथन की फ्लास्क हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई नहीं आ जाए आगे हो सकता है, लेकिन PHP इज़ गुड इनफ, PHP इज़ ऑसम, PHP इज़ ईजी, ठीक है। तो इसलिए हम PHP यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और HTML की रोल की बात करते हैं। अब आपको अगर HTML नहीं आता तो मैं कहूँगा आने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि HTML में कोई ऐसा है ही नहीं चीज़ कि आने का कुछ जो है बहुत ज़्यादा उसमें हो। HTML में सिर्फ टैग्स होते हैं, एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें कि आप लोग कहाँ पर बोल्ड करना है, कहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट करना है, कहाँ पर एक डिवीजन लगाना है, वो टैग्स होते हैं। उसके अंदर आपको अपना कंटेंट रैप करना होता है। फिर एक बेसिक सिंटेक्स होता है हेड बॉडी टाइटल का, दैट्स इट। उसके अंदर ये जो HTML फाइल है इसके अंदर आपकी CSS जावास्क्रिप्ट सब कुछ एम्बेड होकर भेजी जाती है, यानी कि अगर आप harry.html भेज रहे हो तो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट और CSS दोनों हो सकती हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, कैसे होगी उसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट आगे देखेंगे, ठीक है। और ये जो HTML फाइल है जिसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों हैं, ये पूरा पैकेज कौन जनरेट करता है, PHP जनरेट करती है। रोल ऑफ CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और इट इज़ यूज टू हैंडल द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज, यानी कि किस तरह से आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन दिखेगा। आपकी वेबसाइट इसकी मदद से मॉडर्न दिखेगी, आपकी वेबसाइट इसकी मदद से ब्यूटीफुल दिखेगी, आपकी वेबसाइट इसकी मदद से अलग अलग तरह के कलर ले सकती है। आप लोग इसमें कुछ एनिमेशन भी बना सकते हैं CSS3 की मदद से, तो वो भी हम लोग देखेंगे। फाइनली जावास्क्रिप्ट, इसका क्या रोल है। जावास्क्रिप्ट का रोल है कि ये आपके क्लाइंट साइड में जितना भी लॉजिक है उसको हैंडल करेगी। तो अगर क्लाइंट साइड में आप लोगों ने लॉजिक लिखा हुआ है
तो वो आपका जावास्क्रिप्ट की मदद से हैंडल किया जाएगा। जावास्क्रिप्ट ये डिसाइड करेगी कि कब किस बटन पे क्लिक करके क्या होता है। अगर आप लोगों को एजेक्स वगैरह यूज़ करना पड़ गया, यानी कि बिना पेज को रिलोड किए कंटेंट लाना पड़ गया अपनी PHP से, तो वो आपको जावास्क्रिप्ट उसमें मदद करेगी। अब ये एक हाई लेवल डायनामिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में यूज़ होती है। आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ ही लिया होगा, मैंने 2 पॉइंट्स जो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। फाइनली PHP का रोल मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट वंस अगैन ये एक जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है PHP से आप और काम नहीं कर सकते, आप और तरह की स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो PHP से, लेकिन वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ओरिजिनली ये रास्मस लैडॉफ ने बनाई थी 1994 में, और हमेशा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा बनाई गई है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, और देना भी चाहिए, क्योंकि वो उसने काफ़ी मेहनत करी है यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए। शायद उन्होंने ये ओरिजिनली नहीं बनाई होती लैंग्वेज तो हम और आप इसको यूज़ ना कर पाते आज। तो बहुत बड़ा जो है श्रेय जाता है रास्मस लैडॉफ को। हम अपने HTML के अंदर, अब जैसे मैंने आपको ब्लॉग पोस्ट का एग्जांपल दिया था, एक ब्लॉग पोस्ट अगर हम एक ब्लॉग पेज बनाना चाहते हैं, या तो हम अलग अलग HTML फाइल्स बना लें अलग अलग ब्लॉग पोस्ट के लिए, या हम सिर्फ ब्लॉग पोस्ट के कंटेंट को डेटाबेस पर डाल दें और एक PHP टेम्पलेट बना लें जो कि पुल करेगी उस डेटाबेस से, ताकि अगर आपकी वेबसाइट में 10,000 पोस्ट हैं तो आपकी वेबसाइट में 10,000 पेज होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझना, अगर आपको 10,000 पोस्ट लाने हैं, यानी कि यूज़र को लगेगा कि आपकी वेबसाइट पे 10,000 पेज हैं, लेकिन वो होंगे नहीं, क्योंकि आपका जो बैकएंड है वो डेटा पुल कर रहा है डेटाबेस से। तो इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 10,000 पेजेस हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपका जो बैकएंड है जो कि PHP है वो एग्जीक्यूट कर रही है बैकग्राउंड में, बैकएंड में, और जनरेट करके भेज रही है पेजेस। जैसे कि मान लो मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ जो कि विकीपीडिया के आर्टिकल्स जो है उनको बहुत ही डायनामिक वे में दिखाता है, एनिमेटेड वे में दिखाता है। तो मैं अपने PHP के बैकएंड में स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ कि पुल करो wikipedia.com से वो आर्टिकल, उसी के साथ साथ wikipedia.com से वो आर्टिकल पुल करके क्या करो कि उसको शो करा दो एज अ रिस्पॉन्स, एनिमेट करो उसी PHP स्क्रिप्ट में और शो करा दो एज अ रिस्पॉन्स, उसको सेंड कर दो। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो मान लो मैंने harrydesigns.com करके वेबसाइट बनाई जो कि ये काम करती है, बैकएंड में विकीपीडिया से जो है आर्टिकल्स को पुल करती है। तो harrydesigns.com में सिर्फ एक पेज रहेगा send.php, तो मैं लिखूँगा harrydesigns.com/send.php, और उसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगा जो कि होगा मान लो क्वेरी, जैसे मान लो सलमान खान, शाहरुख खान, या फिर PHP, जावास्क्रिप्ट, HTML, ये सारी चीज़ें रहेंगी, और वो क्या करेगा, विकीपीडिया आर्टिकल का कंटेंट मुझे सेंड कर देगा। तो बेसिकली मेरे पास सिर्फ एक पेज है, लेकिन जो यूज़र मेरी वेबसाइट देख रहा होगा उसको लगेगा कि ये अलग अलग पेजेस मेरी वेबसाइट में है, /शाहरुख खान, /सलमान खान। तो इस तरह से जो बहुत सारे पेजेस हैं मैं डायनामिक अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ, इसी को डायनामिक वेबसाइट बोलते हैं, और हम लोग बनाएंगे जब आगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पॉइंट का बेसिकली यही मतलब है कि आपके HTML के अंदर ही आप PHP को एम्बेड कर सकते हैं, और अलग अलग रिक्वेस्ट के हिसाब से आप अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। तो ये PHP थी, PHP का रोल था। HTML CSS जावास्क्रिप्ट का रोल मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। कैसे, अगर आप लोगों ने ये PHP की जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस नहीं किया तो इसको बुकमार्क करके सेव कर लेना। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर PHP को अच्छी तरह से समझो, प्रोग्राम्स जैसे जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग लिखो प्रोग्राम्स को, और आई होप कि आप लोग को PHP बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। हम सारे के सारे टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। पिछली वीडियो में जिस तरह हमने एक हैरी नाम का प्रोजेक्ट बनाया था और वहाँ पर कुछ फाइल्स बनाई थी, आपका XAMPP सर्वर हमेशा ऑन होना चाहिए अगर आप लोग सर्व करना चाहते हैं फाइल्स को। अपाचे और MySQL ज़रूरत नहीं है अभी, MySQL मैं ऑफ भी कर दूंगा, तब भी यहाँ पर देखो ये चल रहा है। लेकिन आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी MySQL की जब आप डेटाबेस के साथ डील कर रहे हैं। तो हम लोग जब डेटाबेस के साथ डील करेंगे तब MySQL पर हम और ज़्यादा ध्यान देंगे। सो गाइस, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।